दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। और आज की कहानी सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्रू लव। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ट्रू यहाँ एडजेक्टिव है। ट्रू का मतलब होता है सच्चा, लव मतलब प्यार। ट्रू लव, सच्चा प्यार। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रम वॉज, और दोस्तों ये जो कहानी है ये विक्रम बेताल की सीरीज से ली गई कहानी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रम वॉज स्टैगरिंग अलॉन्ग विद बेताल ऑन हिज शोल्डर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहां वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। तो ऐसे वाक्यों में वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। इस टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाकर चलना। जब व्यक्ति नशे में हो या फिर कमज़ोरी के कारण वो उसका संतुलन बिगड़े और वो लड़खड़ाकर चले तो उसे स्टैगर कहा जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? विक्रम वॉज स्टैगरिंग, जो विक्रम थे वो लड़खड़ा कर चल रहे थे। अलॉन्ग विद बेताल ऑन हिज शोल्डर, बेताल को अपने कंधे पर लेकर विक्रम लड़खड़ा कर चल रहे थे। बेताल बिगेन आ फ्रेश स्टोरी अबाउट विच विक्रम कुड डू नथिंग। और दोस्तों, बिगिन मतलब शुरू करना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का ही वाक्य है। बेताल बिगेन ए फ्रेश स्टोरी, बेताल ने एक नई कहानी शुरू की। अबाउट विच, जिसके बारे में विक्रम कुड डू नथिंग, विक्रम कुछ भी नहीं कर सकते थे। आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से सुनिए, कहानी यहाँ शुरू होती है। द किंग ऑफ चंद्रापुर वॉज यंग एंड अनमैरिड। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है बिना किसी वर्ब का प्रयोग किए। द किंग ऑफ चंद्रापुर वॉज यंग एंड अनमैरिड, क्या अर्थ हुआ कि चंद्रापुर का राजा जवान और अविवाहित था। अनमैरिड का मतलब है अविवाहित, ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह ना हुआ हो। ही वॉज हैंडसम वाइज एंड पावरफुल, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही वॉज हैंडसम, वह सुंदर था। वाइज, वाइज मतलब समझदार। एंड पावरफुल, और शक्तिशाली। सो देयर वॉज नो डर्थ ऑफ मैरिज प्रपोजल्स, और ये भी सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। सो देयर वॉज नो डर्थ, दोस्तों DIRTH, डर्थ का मतलब होता है कमी, इसलिए कोई भी कमी नहीं थी। ऑफ मैरिज प्रपोजल्स, शादी के प्रस्तावों की कोई कमी नहीं थी। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज हैंडसम वाइज एंड पावरफुल, सो देयर वॉज नो डर्थ ऑफ मैरिज प्रपोजल्स, वह सुंदर, समझदार और शक्तिशाली था, इसलिए विवाह के प्रस्तावों की कोई भी कमी नहीं थी। अ मर्चेंट नेम्ड रतन ऑल्सो लिव्ड इन द सिटी। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। नेम्ड का मतलब था नामक, और लिव मतलब रहना, और ये सेकंड फॉर्म में लिव्ड। अ मर्चेंट, मर्चेंट का मतलब था व्यापारी। एक रतन नामक व्यापारी ऑल्सो लिव्ड इन द सिटी, मतलब एक रतन नामक व्यापारी भी शहर में रहता था। ही हैड आ डॉटर नेम्ड उमा। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति के पास कुछ था, तो ऐसे वाक्य को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है। और पास्ट पजेसिव में हैड का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ही हैड ए डॉटर, उसकी एक बेटी थी। नेम्ड उमा, उसकी एक उमा नामक बेटी थी।
शी वॉज कल्चर्ड एंड ब्यूटीफुल। दोस्तों कल्चर्ड को यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया जिसका मतलब होता है सुसंस्कृत, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। शी वॉज कल्चर्ड एंड ब्यूटीफुल, वह सुसंस्कृत और सुंदर थी। द फादर वॉन्टेड सम किंग टू मैरी हर एज ही थॉट दैट शी डिजर्व्ड टू बी अ क्वीन। क्या अर्थ हुआ द फादर वॉन्टेड? दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, वॉन्ट मतलब चाहना, सेकंड फॉर्म वॉन्टेड। पिता चाहते थे सम किंग कि कोई राजा, टू मैरी हर उससे विवाह करे, एज क्योंकि ही थॉट उन्हें लगता था, दैट शी डिजर्व्ड टू बी अ क्वीन क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक रानी बनने के लायक है। चलिए आगे देखिए। रतन गैदर्ड करेज एंड वेंट टू द पैलेस ऑफ द किंग एंड प्रपोज्ड मैरिज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, सेकंड फॉर्म गैदर्ड, और करेज का मतलब होता है साहस। रतन गैदर्ड करेज, रतन ने साहस जुटाया, एंड वेंट चला गया, टू द पैलेस ऑफ द किंग और राजा के महल पर चला गया, एंड प्रपोज्ड मैरिज और विवाह का प्रस्ताव दिया। प्रपोज करने का मतलब है किसी को प्रस्ताव देना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि रतन ने साहस जुटाया और राजा के महल पर चला गया, एंड प्रपोज्ड मैरिज और विवाह का प्रस्ताव दिया। द किंग सेड, राजा ने कहा, ही वुड थिंक ओवर इट कि राजा ने कहा कि वह इसके ऊपर सोचे, इस पर विचार करेंगे, एंड रिप्लाई और जवाब देंगे। रतन टुक लीव और जो रतन था वो वापस आ गया। टेक लीव मतलब वापस आ जाना, सेकंड फॉर्म टुक लीव, जो रतन था वो वापस आ गया। चलिए आगे देखिए। आफ्टर हिज डिपार्चर द किंग कॉल्ड हिज स्पाई मेट्स एंड सेड, मेट्स रतन मर्चेंट हैज़ प्रपोज्ड टू मी हिज डॉटर्स अलायंस। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर हिज डिपार्चर। दोस्तों डिपार्चर नाउन है जिसका मतलब होता है प्रस्थान, किसी व्यक्ति का चला जाना, उसकी रवानगी। आफ्टर हिज डिपार्चर का मतलब हुआ कि उसके प्रस्थान के बाद, उसके जाने के बाद। द किंग कॉल्ड हिज स्पाई मेट्स, स्पाई का मतलब होता है जासूस। राजा ने अपनी जो जासूस मेट्स ही नौकरानियाँ थीं उनको बुलाया, एंड सैड और कहा, मेट्स नौकरानियों, रतन मर्चेंट हैज़ प्रपोज टू मी। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या कहा कि रतन मर्चेंट हैज़ प्रपोज्ड टू मी हिज डॉटर्स अलायंस, की रतन व्यापारी ने मुझे अपनी बेटी का रिश्ते का प्रस्ताव दिया है। डॉटर अलायंस मतलब रिश्ता, बेटी का रिश्ता। तो उसने क्या कहा कि रतन व्यापारी ने मुझे अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव दिया है। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ, टू गो, आई वॉन्ट यू टू गो, मैं चाहता हूँ तुम जाओ, एंड सी और देखो, इफ़ द गर्ल उमा इज़ फिट, कि जो उमा है, जो लड़की उमा है, क्या वो फिट है, टू बी माई वाइफ, क्या वो मेरी पत्नी होने के लिए उचित है या मतलब ठीक है। आगे देखिए। एज यू ऑर्डर ओ किंग, मतलब कि राजा जैसा आपका आदेश। सेड द स्पाई मेट्स, जासूस नौकरानियों ने कहा, एंड वेंट ऑन देयर मिशन, और वो अपने मिशन पर, जो उनका मिशन था उस पर वो चले गए। चलिए आगे देखिए। दे टेस्टेड उमा फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। दोस्तों ये दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग, और जब सब्जेक्ट में दे एक प्लूरल नाउन है, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है। टेस्ट का मतलब जांच करना, परीक्षा लेना। दे टेस्टेड उमा फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, उन्होंने उमा की बड़ी नज़दीकी से जाँच की, उसकी परीक्षा ली। हर ब्यूटी वॉज वेरी इम्प्रेसिव, जो उसकी सुंदरता थी वॉज वेरी इम्प्रेसिव, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्प्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली थी। बट द मेड्स कंसल्टेड अमंग दैमसेल्व्स, कंसल्ट का मतलब सलाह करना, लेकिन जो नौकरानियाँ थीं कंसल्टेड अमंग दैमसेल्व्स, उन्होंने आपस में सलाह की, एंड रिपोर्टेड टू द किंग, और उन्होंने राजा को खबर दी, दैट की उमा वॉज अनफिट, की जो उमा है वो अनफिट है, मतलब जो उमा है वो शादी के लिए उचित नहीं है। चलिए आगे देखिए। द किंग कन्वेड टू द मर्चेंट दैट द मैरिज प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्टेबल। क्या अर्थ हुआ? द किंग कन्वेड। दोस्तों कन्वे का मतलब होता है अपने बात को, अपने संदेश तक को किसी के द्वारा कहीं पहुंचा देना, और ये सेकंड फॉर्म में कन्वेड। द किंग कन्वेड टू द मर्चेंट, जो राजा थे राजा ने व्यापारी को संदेश पहुंचा दिया, दैट द मैरिज प्रपोजल वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, कि जो मैरिज का, विवाह का प्रस्ताव है, वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, वो स्वीकार करने के योग्य नहीं है।
देन फिर रतन सेंड प्रपोजल टू द कमांडर ऑफ द आर्मी, फिर जो रतन था उसने शादी का जो प्रस्ताव था वो आर्मी कमांडर के पास भेजा, जो उनकी आर्मी का जो कमांडर था वहाँ भेजा। ही एक्सेप्टेड द प्रपोजल, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और ये सेकंड फॉर्म है, उसने प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। एंड दे वर मैरिड, और उनका विवाह हो गया। चलिए आगे देखिए। एट द वेडिंग मतलब कि विवाह के समय या विवाह पर। वैन किंग सॉ द ब्राइड, और दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। सी मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म सो। एट द वेडिंग विवाह में, शादी में। वैन किंग सॉ द ब्राइड, जब राजा ने, ब्राइड का अर्थ होता है दुल्हन, जब राजा ने दुल्हन को देखा। ही वॉज स्टर्न्ड बाय हर ब्यूटी, स्टर्न मतलब होता है बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाना, वह उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गए। ही थॉट, उन्होंने सोचा, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म में थॉट, सोचना लगना। ही थॉट, उन्हें लगा, दैट ड्यू टू सम रीज़न, कि किसी कारण की वजह से द स्पाई मेट्स हैड मिस इन्फॉर्म्ड हिम। और दोस्तों यहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो ये पास्ट परफेक्ट है, और मिस इन्फॉर्म का मतलब होता है गलत सूचना देना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, ही थॉट, उन्होंने सोचा, दैट ड्यू टू सम रीज़न, किसी कारण की वजह से, द स्पाई मेट्स हैड मिस इन्फॉर्म्ड हिम, की जो इस जासूस नौकरानियाँ हैं, हैड मिस इन्फॉर्म्ड हिम, उन्होंने उनको गलत जानकारी दी थी, गलत सूचना दी थी। वैन ही रिटर्न टू द पैलेस, जब वे महल पर वापस लौटे। ही समन्ड हिज स्पाई मेट, समन मतलब बुलाना, सेकंड फॉर्म समन्ड, उन्होंने अपनी जासूस नौकरानियों को बुलवाया। एंड सैड, और कहा, यू रिपोर्टेड उमा वॉज अनफिट, तुमने रिपोर्ट की, तुमने खबर दी, वॉज उमा वॉज अनफिट, की जो उमा है वो अनफिट है। टू बी माई क्वीन मतलब वो मेरी रानी होने के लिए, मेरी क्वीन बनने के लिए, रानी बनने के लिए वो अनफिट है। टुडे, आज, आई सॉ हर, मैंने उसको देखा। नो वन कैन मैच हर इन ब्यूटी, और मैच का मतलब है मुकाबला करना। नो वन कैन मैच हर इन ब्यूटी, और सुंदरता में कोई भी उसका मुकाबला, कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। चलिए आगे देखिए। द चीफ स्पाई मेड सेड, चीफ का मतलब मुख्य, जो जासूस मुखिया चीफ थी, उसने कहा, दैट इज़ द मेन रीज़न, ये असल वजह है, वाई शी वॉज अनफिट, कि जिसकी वजह से वो अनफिट थी, टू बी आर क्वीन, हमारी रानी होने के लिए। मैरिड टू हर यू वुडंट हैव गॉट इन्वॉल्व विद हर एंड नेगलेक्टेड योर स्टेट ड्यूटीज़। क्या अर्थ हुआ, मैरिड टू हर, तो उससे विवाह होना। यू वुड हैव गॉट इन्वॉल्व विद हर, तो उन्होंने क्या कहा कि यदि आपका उनसे विवाह हुआ होता, यू वुड हैव गॉट इन्वॉल्व, आप इन्वॉल्व हो गए होते, मतलब आप बहुत ज़्यादा तल्लीन हो गए होते विद हर, उनके साथ। एंड निगलेक्टेड योर स्टेट ऑफ ड्यूटीज़, और आपने अपनी जो स्टेट ड्यूटीज़ हैं, आपके जो राज्य के कर्तव्य हैं, उनको निगलेक्ट किया होता, उनकी आपने अनदेखी की होती। शी वुड प्रूव पॉइजन टू अ पर्सन, वो एक व्यक्ति के लिए जहर साबित होगी। हु हैज़ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं, टू शोल्डर, कंधे पर। चलिए आगे देखिए। द किंग सॉ रीज़न बिहाइंड हर आर्गूमेंट, और जो राजा था उसने मतलब वजह को देखा। सी मतलब देखना, और इस सेकंड फॉर्म में सॉ, उन्होंने इस आर्गूमेंट के पीछे, इस बहस के पीछे जो वजह थी उसको उन्होंने देखा। ही रियलाइज्ड, उनको एहसास हुआ, दैट दे हैड परफॉर्म्ड देयर ड्यूटी, कि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया था वेल, अच्छे से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, ही रियलाइज, उन्होंने एहसास हुआ, दैट कि दे हैड परफॉर्म देयर ड्यूटी वेल, उन्होंने अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन किया था। ही बट लेकिन, ही कुड नॉट फॉरगेट उमा, लेकिन वह उमा को नहीं भूल सका। ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ, और उसने अपने जीवन के अंदर जो उसका इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, वो उसने खो दी। एंड फॉल इल, और वो बीमार पड़ गया। चलिए आगे देखिए। When the commander learned that the reason of the king's illness was his wife Uma, he decided to hand over his wife
टू द किंग। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, बड़ा सेंटेंस, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा। लर्न का मतलब होता है पता चलना, सीखना, याद करना या फिर पता चलना। व्हेन द कमांडर लर्नड, जब कमांडर को पता चला कि द रीज़न ऑफ द किंग्स इलनेस, इलनेस मतलब बीमारी की, जो राजा की बीमारी का कारण है, वॉज हिज वाइफ उमा, वो उसकी पत्नी उमा है। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू हैंड ओवर हिज वाइफ टू द किंग, उसने अपनी पत्नी को राजा को सौंपने का फैसला किया। When he talked to the king about it, जब उसने राजा से इस बारे में बात की, the king was not agreeable, जो राजा थे वो सहमत नहीं हुए। He would not even think of committing such sin, sin का मतलब है पाप, वह इस पाप को करने के बारे में सोचते भी नहीं, सोचेंगे भी नहीं। आगे देखिए, बट द किंग कुड नॉट फॉरगेट उमा, और दोस्तों कुड का यूज़ किया जाता है जब कोई ऐसा वाक्य हो जहाँ वाक्य की टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द हो, तो ऐसे वाक्यों में कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। बट द किंग कुड नॉट फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, लेकिन जो राजा था वो उमा को नहीं भूल पाया या भूल सका। डे बाई डे, दिन प्रतिदिन, हिज इलनेस, हिज मतलब उसकी, उनकी जो बीमारी थी, ग्रो बढ़ रही थी, एंड वन डे ही पास्ड अवे, और एक दिन वह गुजर गए। आगे देखिए, When the king was put on the funeral pyre, funeral pyre का मतलब होता है चिता, यह कह सकते हैं कि अंतिम संस्कार करने की चिता। तो क्या अर्थ हुआ कि When the king was put on the funeral pyre, और दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर was वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जब राजा को चिता पर रखा गया, एंड द फायर वॉज लिट, और जो आग को जलाया गया, द कमांडर स्टूड देयर बर्निंग इन इज ऑन फायर, जो कमांडर था वो वहाँ खड़ा हुआ था, वॉज बर्निंग इन इज ऑन फायर ऑफ ग्रीव्स, जो अपने दुख के आग में जल रहा था। ही वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ द कॉज ऑफ द किंग्स डेथ, और दोस्तों कंसिडर का मतलब होता है मानना। ही वॉज कंसिडरिंग हिमसेल्फ, वह अपने आप को खुद को मान रहा था, द कॉज ऑफ द किंग्स डेथ, क्या अर्थ हुआ कि वह अपने आप को राजा की मृत्यु का कारण मान रहा था। ही वॉज सो रिमोर्सफुल, और वो उस रिमोर्सफुल का मतलब होता है पश्चाताप में होना, और उसे बहुत ज़्यादा पश्चाताप था, रिमोर्सफुल, दैट ही जम्प्ड इनटू द बर्निंग फायर, कि वो जलती हुई चिता में कूद गया, एंड किल्ड हिमसेल्फ, और उसने अपने आप को मार लिया। चलिए आगे देखिए, When Uma saw her husband dying, she also jumped in the fire, और जब उमा ने अपने पति को देखा डाइंग, मरते हुए देखा, she also jumped in the fire, वह भी आग में कूद पड़ी। जब मतलब कूदना, और सेकंड फॉर्म में वह भी आग में कूद पड़ी। thus इस प्रकार से the fire took 3 lives on that day, इस तरह से जो आग थी उसने उस दिन 3 जो जिंदगियाँ थीं, जो 3 जीवन थे वो उसने ले लिए। बेताल सेंट, बेताल ने कहा, सो यू हर्ड दैट स्टोरी, तुमने कहानी सुनी विक्रम। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, अमंग्स द किंग, द कमांडर एंड उमा, हुज डेथ वॉज मोस्ट सेल्फलेस। तो उसने क्या कहा कि अब मुझे बताओ कि राजा, कमांडर और उमा, इन तीनों में से हुज डेथ वॉज मोस्ट सेल्फलेस। सेल्फलेस का मतलब होता है स्वार्थ रहित, जिसमें व्यक्ति का स्वार्थ ना हो। तो उसने क्या कहा कि इन तीनों में से किसकी मृत्यु स्वार्थ रहित थी, सेल्फलेस थी, मतलब स्वार्थ रहित थी। बेताल, विक्रम सेड, विक्रम ने कहा, उमा डाइड फॉर हर हस्बैंड, जो उमा थी वो उसकी जो मृत्यु थी वो अपने पति के लिए हुई। उमा डाइड फॉर हर हस्बैंड, वो अपने पति के लिए मरी, और ये डाई की सेकंड फॉर्म है, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। उमा डाइड फॉर हर हस्बैंड, उमा अपने पति के लिए मरी। द कमांडर डाइड आउट ऑफ लॉयल्टी टू हिज मास्टर, जो कमांडर था डाइड आउट ऑफ लॉयल्टी टू हिज मास्टर, वो अपने मालिक के प्रति वफादारी के कारण उसकी मृत्यु हुई। लॉयल्टी मतलब वफादारी। बट द किंग्स वॉज द मोस्ट सेल्फलेस एक्ट, लेकिन राजा का सबसे ज़्यादा स्वार्थ रहित काम था। इंस्टीड ऑफ मैरिंग उमा, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, इंस्टीड ऑफ मैरिंग उमा, उमा से विवाह करने की बजाय, ही प्रेफर्ड टू डाई, उसने मरना पसंद किया। राइट एंड राइट अवे, बिल्कुल सही, एंड राइट अवे और बिल्कुल अभी। आई गो टू माई ट्री अबोर्ड, मैं अपने ट्री पर, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ, मेरा जो पेड़ है, अबोर्ड का मतलब होता है धाम, रहने का स्थान, मैं अपने रहने वाले पेड़ पर, अपने स्थान पर जाता हूँ। बिकॉज, क्योंकि, यू स्पोक, क्योंकि आपने बोला,
बट विक्रम वुड नॉट गिव अप, लेकिन जो विक्रम थे वो हार नहीं मानते। ही रैन बैक, वो दौड़ पड़े। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आज की कहानी पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।